अगर आपको पेपर से पहले ये पता लग जाए कि आपके इस चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और वो भी इस टॉपिक से आएगा, तो क्या आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे? तो आप बोलोगे कि भैया हम तो फोड़ देंगे। तो यही आज आपके साथ में होगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सोशल साइंस का ब्लूप्रिंट, जिसमें कि मैंने आपको हर एक चैप्टर के अंदर से निकाल के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, प्लस ऑफ ये भी बताया कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हो कि एग्जाम में यही चीज आएंगी? तो देखो, मेरे को पता तो नहीं है ना मैं पेपर बनाने वाला हूं, लेकिन मेरे पास में ये कि मैंने जो लास्ट के 10 इयर्स जो थे ना आप लोगों के पेपर जब तक अभी तक हुए हैं, उन सभी का एनालिसिस किया है। भैया 1636 क्वेश्चंस थे और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मुझे 7 दिन से ज्यादा का टाइम लगा है। पूरा पूरा मैंने एनालिसिस किया, जिसमें कि मैंने चैप्टर वाइज आपको ये सब चीजें बताई कि भैया नेशनलिज्म यूरोप है तो इसमें कहां से क्वेश्चन आ रहे, कैसे क्वेश्चन आ रहे, हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो भैया आपका बस यहां पर एक फर्ज ये बनता है कि भैया आपने इतनी मेहनत करी है, हम भी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपना हाथ उठाओ और उस लाइक वाले बटन के ऊपर दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें ऐसी ही शानदार वीडियोस मिलती रहे। क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, सभी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और मैंने पूरा पूरा हैंड रिटन काम आप लोगों के लिए यहां पे किया है। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट अस गेट स्टार्टेड। तो भैया देखो, हम लोग ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपका ये जो सिलेबस है इसमें सभी का वेटेज इक्वल रहेगा। हिस्ट्री में 18 मार्क्स के आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें आप लोगों का 2 मार्क्स का मैप वर्क रहेगा और 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में रहेगा, और बाकी का सभी का 20-20 मार्क्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में रहेगा और टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब इस साल क्या हुआ था, इस साल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया इस साल जो पेपर आया था उसमें सबसे बड़ी चीज तो यहां पर हुआ है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें आप लोगों से एक से ज्यादा चॉइस दिया जाता है, वो मैं एक बार आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि आपको किस तरीके से करना है। तो ये सब हम लोग डिस्कशन करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का यहां पर वेटेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, 50% ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का सेक्शन बी और सेक्शन सी रहने वाला। तो ये क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भैया अब आप किस तरीके से हमें बता दो। देखो, मैं एक तो सबसे पहला तो ये है कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर मैंने एनालाइज करा, उससे मेरे को पता लगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर मेरे पास में एक डेटा है। देखो, इस डेटा के अंदर क्या है, यहां पे मेरे पास में एक तरफ तो है सैंपल पेपर 23-24 लास्ट ईयर वाला, और लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था वो है। अब आप देखो कि इसमें जैसे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, तो इसके अंदर 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो एग्जैक्टली 4 मार्क्स का फाइनल में भी वेटेज रहा। 2 एमसीक्यू 1 वेरी शॉर्ट था, तो यहां पर क्या हुआ कि 1 एमसीक्यू हो गया, 1 शॉर्ट आंसर टाइप हो गया। तो इसी तरीके से एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों का इस साल का सैंपल पेपर एनालाइज किया गया है और पिछले 10 साल के एनालाइज करके आपको ये वीडियो मिल रही है। अब इसके बाद में आते हैं हमारे हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के ऊपर कि भैया हिस्ट्री के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो मेरी बात, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में जो लास्ट ईयर के 2024 के पेपर में थे, एक एमसीक्यू और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, और इस बार क्या हुआ है कि एक लॉन्ग आंसर टाइप आपके सैंपल पेपर में पूछा गया। तो अब इसमें क्या क्या चीजें जो कि आपको पढ़नी होंगी, सबसे पहली तो यह है कि नेपोलियन सिविल कोड आपको पढ़ना है 1804 का, जो कि 2019 में, 20 में, 23 में ये 3 बार पूछा जा चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट रहता है। फिर लिबरल नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन हो गया, और रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिज्म इन यूरोप हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोगों को ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट ही। अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ, अभी के अभी जाओ और अपनी बुक लेकर के आओ, ऐसे बैठ करके मत देखो, मार्क करो कि भैया ने एक बार ये बताया था हमें ये चीजें पढ़नी है। जब भी टीचर पढ़ाए उसके ऊपर ध्यान देना, ये चीजें मिस नहीं करनी। अब उसी के साथ में नेक्स्ट आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर 2025 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो शॉर्ट आंसर और एक मैप वर्क। इसका वेटेज जो है वो है 7 मार्क्स का, और उसी के साथ में 24 जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें 8 मार्क्स का वेटेज है। ये चैप्टर हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है सीबीएसई का और फेवरेट भी रहा है, तो इसीलिए इस चैप्टर के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं कि भैया यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जो फीचर्स हैं, आपको एक्ट के बारे में, सभी के बारे में बताना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, उसी के बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, इनकी डेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कांग्रेस सेशन जो है, इससे रिलेटेड आपका मैप वर्क पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। एक ना एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपका आएगा ही आएगा, आपको फीचर्स पता होने चाहिए, और अगर आप फीचर्स याद रखोगे तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, ये नेक्स्ट जाने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। अभी हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हो मेरी वीडियोस, ताकि पता तो लगे कि भैया कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जो मेरी जनता है ना, वो, मैं तो रहने वाला तो राजस्थान को, लेकिन जो मेरी मेन जनता
है वो है यूपी की, दिल्ली की, इधर वाले रीजन के। तो मैं देखना चाहता हूँ कि और कौन कौन लोग हैं, अपने स्टेट का और सिटी का नाम जरूर से कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन कौन लोग हैं। फिर इसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि इंपैक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑन हाउ द पीपल पार्टिसिपेटेड, मतलब कि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का उसके अंदर सिटीज में कैसे हुआ था। सिटीज के अंदर ऐसे हुआ था कि भैया जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया था, ऑफिसेज वहां पर बंद हो गए थे, स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया था, विलेजेस में किस तरीके से हुआ था, ट्राइबल्स ने इसमें किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, हाउ द सिविल डिसओबीडियंस इज मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एक इंपॉर्टेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है कि सॉल्ट मार्च कब हुआ था। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सॉल्ट मार्च कब हुआ था। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ए है 10 मार्च को, फिर बी है हमारा 15 मार्च को, और सी है 19 ऑफ मार्च को, और डी है यहाँ पर हमें पता ही नहीं है भैया, ये तो आपने गलत ऑप्शन दे दी। देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर देता है, और अगर नन है तो बताना डेट क्या है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है, इसमें आप लोगों के पेज नंबर 58 से 77 आपके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपको जो चीजें ध्यान रखनी है इसमें वो याद रखने की 2025 का जो सैंपल पेपर है, इसमें एक तो आपके एमसीक्यू पूछा गया, तो एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर के पेपर में भी एक एमसीक्यू था, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप था, तो 3 से 4 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। सो ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है लेकिन ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या क्या पूछा गया, वो पूछा गया कि भैया इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंग्लैंड, की इंग्लैंड में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी उसकी वजह से क्या हुआ था 17, 18 और 24 में पूछा गया था। फिर उसके बाद में सिल्क रूट क्या है, सिल्क रूट को घुमा फिरा करके हर साल इससे क्वेश्चन एक आता ही आता है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक हार्डशिप बाय द यूरोप इन 1830 के अंदर क्या क्या इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करी थी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पूरा पूरा फुल्ली डिलीटेड है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपके पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में से पूछ लें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया और एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था। तो जब भी केस बेस्ड क्वेश्चन होता है तो उस चैप्टर की आपको मार्क करनी है कि भाई साहब इसकी जो एनसीईआरटी रहेगी ना, इसकी एनसीईआरटी को मुझे किसी भी कंडीशन के ऊपर मिस नहीं करना है। तो इसके अंदर मार्क कर लो कि भैया पूरी पूरी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़नी, क्योंकि इससे केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये कि भैया एनसीईआरटी रीडिंग है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में है वो ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक वो है कि रोल ऑफ वुमेन इन स्प्रेडिंग द प्रिंट कल्चर इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो वुमेन्स का क्या रोल था जब प्रिंट कल्चर यहां पर स्प्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रोल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी। फिर इसके बाद में आता है पेंटिंग, इसकी जो पेंटिंग्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हिस्ट्री में यहां से आ सकते हैं। अब इसके बाद में जो आता है वो आता है हमारा ज्योग्राफी का ब्लूप्रिंट। तो देखो ज्योग्राफी के ब्लूप्रिंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर आप लोगों को हर एक चैप्टर वाइज आपको ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे मेनली एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन किससे बन सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड यहां पर क्वेश्चन ये बनेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या फिर इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है एमसीक्यू में, जैसे कि टाइप्स ऑफ सॉइल में पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप उसमें मेनली होती है। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर जो ब्लैक सॉइल है वो किस रीजन में मेनली पाई जाती है, ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आपको बताना चाहिए, एमसीक्यू में आपसे आ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लैंड क्या होती है, उनका नाम क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, जो कि हमने फ्लैश कार्ड्स में भी देखा था कि उस तरीके से आप उसे देख सकते हो। फिर उसके बाद में कंजर्वेशन ऑफ सॉइल हो गया, लैंड हो गया, इसके लिए क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि यहाँ पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आता है। जैसे कि 2025 के अंदर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था और एक यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना कि चैप्टर 2 से और 3 से, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है और वाटर रिसोर्सेज है, इन दोनों में से एक में केस बेस्ड आएगा। जैसे कि अगर केस बेस्ड इसमें आ गया है, मतलब कि इसमें नहीं आया, तो हो सकता है कि इसमें भी आ जाए। दोनों में से एक ना एक में केस बेस्ड हर साल आता है, तो ये ध्यान रहे कि इन दोनों की एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे कि लास्ट ईयर इसमें केस बेस्ड आया था और इस साल क्या होगा कि वाटर रिसोर्सेज में केस बेस्ड आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये है, इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको ध्यान रखनी, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कब वो स्टार्ट हुआ था, कहां पे हुआ था। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 क्या है। फिर उसके बाद
में डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कम्युनिटीज एंड कंजर्वेशन, जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, उन्होंने किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए काम किया था, ये सब चीजें आपको एग्जाम्पल के साथ में पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है वाटर रिसोर्सेज, इसमें एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और एक आपको यहाँ पर मैप वर्क भी पूछा गया था। और लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक एमसीक्यू था और एक मैप वर्क था। जिससे मैप वर्क आएगा उससे केस बेस्ड नहीं आएगा, जिससे केस बेस्ड आएगा उससे मैप वर्क नहीं आएगा, लेकिन इस बार दोनों ही इसी से आ गए। ठीक है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैप में ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि रिवर के नेम और उनकी लोकेशन की, वो कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। उनके ऊपर कौन सा डैम है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डैम के क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आपको बेसिक चीजें हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आता है, ये 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है और इसी के ऊपर यह क्या होता है ये ध्यान मार्क कर लेना यहां पर कि रेन वाटर के ऊपर क्या होगा, आप लोगों को यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहां पर कि इसमें जो स्टेप्स हैं कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर। अब देखो एग्रीकल्चर में इस साल बस एक ही एमसीक्यू पूछा गया था, लास्ट ईयर 1 एमसीक्यू और 1 लॉन्ग आंसर था, तो ये भी एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस साल क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इसका 1 मार्क का वेटेज रखते हैं, तो हम तो यही मान करके चलेंगे कि ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें देखना होगा कि क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो कि इंडिया के अंदर फॉलो करे जाते हैं। फिर हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो अब क्रॉप के टाइप के अंदर हमें जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, इन सभी के बारे में 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आता है तो हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कौन से सॉइल में मेनली पाए, मतलब कि किस सॉइल में इनका कल्टीवेशन किया जाता है, रेनफॉल कितना चाहिए होता है, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है और इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है जैसे कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये इनके बारे में भी आपको ये सब चीज़ें लेनी है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हॉरिकल्चर क्रॉप क्या होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फाइबर क्रॉप में तो बस 2 हैं, कॉटन और जूट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा मिनरल एंड रिसोर्सेज। अब देखिए मिनरल एंड रिसोर्सेज में इस साल एक एमसीक्यू क्वेश्चन आया और एक यहां पर मैप वर्क आया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक एमसीक्यू और एक मैप वर्क लास्ट ईयर भी आए थे, एक एमसीक्यू एक मैप वर्क इस बार भी आया, तो इसमें से आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोल आपको पता होना चाहिए, कन्वेंशनल वर्सेज नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कौन सी एनर्जीज होती है, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर सीधा आ जाएगा कि व्हाट आर द कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जांपल्स उसके पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में अकरेंस कैसे होती है मिनरल्स की, उनका क्लासिफिकेशन और कौन से स्टेट के अंदर वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, इसमें एक लॉन्ग आंसर टाइप पूछा गया है और एक मैप वर्क पूछा गया है। टोटल में 7 मार्क्स का इसका वेटेज है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या क्या ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये बार बार पूछा गया, एक ही क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, 23, 24 में और 18 के अंदर पूछा जा चुका है। हर बार ये पूछते हैं कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, व्हाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ अ कंट्री, ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। आएगा यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आएगा, लेकिन उसको क्या करेंगे, उसकी लैंग्वेज यहां पर चेंज कर देंगे जिससे कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ते हो, ठीक है, तो इसीलिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि क्लासिफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड रॉ मटेरियल, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि स्टेप टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन बाय द फैक्ट्रीज, ये एक मेजर क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कि हमारा हाउ द इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब ये जो 2 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आएगा तो इनके ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो आप ये मार्क कर लेना कि लॉन्ग आंसर टाइप अगर आएगा तो हमने ये 2 क्वेश्चंस को जल्दी से प्रिपेयर करना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें बस मैप आएगा, एग्जाम के अंदर हो सकता है 1 मार्क का है, देख लेना, क्योंकि इसका मेनली मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार इसमें से मैप भी नहीं आएगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिविक्स का ब्लूप्रिंट। हाँ, आई थिंक कि इस बार क्वेश्चन इससे आए नहीं थे, ये एडिटेड नहीं था भैया,
भैया थोड़ी सी गलती यहाँ पर मेरी भी है कि एग्जाम में इसको हटा देना। फिर इसका बाद में सिविक्स के अगर हम लोग बात करते हैं तो सिविक्स में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हर साल 1 से 2 MCQ आते हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है, ये चीज़ें याद रखनी है कि वो चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, तो किस तरीके से होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेल्जियम और जो श्रीलंकन है वहाँ पर मेजोरिटीज़ में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सा रीजन वो फॉलो करते थे, श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, डेट्स क्या थी, ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स को यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फेडरलिज्म। अब देखो भैया फेडरलिज्म में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, एक केस बेस्ड था, एक MCQ था। इस बार क्या क्या है, एक MCQ और एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो यह है कि की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के क्या क्या की फीचर्स हैं। फिर इसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फीचर्स ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट के क्या क्या यहाँ पे फीचर्स है, किस तरीके से वो वर्क करती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरीके से रहती है इंडिया के अंदर, कि पावर को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है स्टेट लेवल के ऊपर और यहाँ पर सेंट्रल लेवल के ऊपर किसके पास में कितनी पावर रहती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक और जो चीज़ है वो है यहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर ऑफ पावर की, सबसे पहले ऊपर रहते हैं जिला परिषद, फिर उसके बाद में पंचायत समिति, फिर पंचायत समिति के बाद में ग्राम पंचायत। तो ये पिरामिड जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अब हम इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। यूनियन लिस्ट क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कैसे, मतलब कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन इसमें रहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब इसमें एक MCQ पूछा गया था, एक वेरी शॉर्ट आंसर था। लास्ट ईयर जो पेपर में आया था वो भी एक MCQ आया था, एक वेरी शॉर्ट आंसर था। तो वेरी शॉर्ट का मतलब ये है कि यहां पर इसके जो डेफिनेशंस हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगी। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये है कि वुमेन फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, कहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 3 बार ये पूछा जा चुका है, 18 में, 19 में और 22 में। फिर इसके बाद में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया के, भैया जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें वुमेन्स का क्या रोल है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन, जो कि कास्टिज्म होता है, वो क्या होता है। फिर उसके बाद में फीचर्स क्या क्या हैं यहाँ पर सेकुलरिज्म की, कि सेकुलरिज्म क्या होता है, क्या क्या फीचर्स हैं उसमें, हर किसी को इक्वलिटी के क्यों राइट दिए जाते हैं, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो भैया पॉलिटिकल पार्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे कि लॉन्ग आंसर टाइप बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, वो है 5 मार्क्स का इसमें पूछा गया था। तो यहां पर एक लास्ट ईयर एक MCQ था, एक शॉर्ट आंसर था। तो उम्मीद ये है कि इस साल भी आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप या फिर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें सबसे पहला तो ये आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अब ये क्या जरूरत पड़ गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि BJP का क्या स्लोगन है, BJP का स्लोगन क्या है, किसने इसको फॉर्म किया था, कब फॉर्म किया था और कब ये पार्टी पावर में आई थी, ठीक है, और कौन इसका हेड है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें MCQ में आपसे पूछी जा सकती हैं, 1 से 2 MCQ अगर आ गया तो आपको वहां पर प्रॉब्लम ना हो। आपको पता होना चाहिए BJP का क्या है, कांग्रेस का क्या है, BSP का क्या है, क्या उनका स्लोगन है, कब वो फॉर्म हुई थी, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, कि भैया क्यों पॉलिटिकल पार्टी सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती। यह आ जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन नॉट परफॉर्म, व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि 1 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि आप डिफरेंस बताए कि 1 पार्टी सिस्टम में और 2 पार्टी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें 1 MCQ 1 शॉर्ट आंसर टाइप था, लास्ट ईयर इससे 1 MCQ और 1 लॉन्ग आंसर टाइप था। अब इससे उम्मीद तो यही है कि इस साल भी इससे इंपॉर्टेंट आएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही आएगा, अब मैंने MCQ बोला है तो MCQ ना करके वेरी शॉर्ट आंसर आ सकता है, शॉर्ट आंसर ना करके लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाता है वो ये है कि एक ही क्वेश्चन है लेकिन ये बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि हाउ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉन एज रिस्पॉन्सिव, लेजिमाइट एंड अकाउंटेबल। ये तीनों एक ही चीज होती है, एक ही पैराग्राफ में हमें गिवन है, लेकिन हर बार क्या करे वो घुमा घुमा करके आपसे इसमें चीजें पूछेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपको इसका आंसर कैसे करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि रोल्स ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी। फिर नेक्स्ट आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों की दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। फिर नेक्स्ट आते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डिलीटेड है, इसको पढ़ना ही नहीं है। फिर इकोनॉमिक्स के अगर हम लोग ब्लूप्रिंट की बात करते हैं 20 नंबर का भी ये रहेगा, पढ़ने में आसान है, इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, इसीलिए इसके ऊपर फोकस रखना है। इसमें लास्ट ईयर जो थे 3 MCQ 1 वेरी शॉर्ट था, और इस साल 2 MCQ पूछे गए, तो हो सकता है कि शॉर्ट आंसर आ जाए इससे, या फिर टोटल MCQs 2 से 3 हो जाए, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि वही चीज़ आएगी, लेकिन इसमें जो MCQs और वो बनेंगी वो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ से बनेंगे। एक तो हो सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ सकती है। फिर सेकंड आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, फिर सेक्स रेशियो हो गया, फिर उसके बाद में इन्फेंट मॉरलिटी रेट हो गया, और नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया। ये एग्जाम में बहुत आता है, ये इन्हीं के रिलेटेड डेफिनेशन आएगी, इन्हीं के रिलेटेड आप लोगों के MCQ आएगी, इस बात की 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ। देन फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट आंसर टाइप, और एक MCQ और 1 शॉर्ट आंसर टाइप। तो मतलब ये मानकर के चलो कि इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो कंफर्म में आने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला तो आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या डिफरेंस है। फिर आता है कि टाइप्स ऑफ सेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं, उनको किस तरीके से रिलेटेड, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी के साथ में वो रिलेटेड होते हैं, कि प्राइमरी सेक्टर कैसे होता है, सेकेंडरी सेक्टर कैसे होता है, टर्शरी सेक्टर कैसे रिलेटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कि रूल्स टू प्रोटेक्ट द लेबर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लेना। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या रूल्स है जिससे कि वहाँ पर वो लेबर को प्रोटेक्ट किया जाता है, वर्कर को प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि वहाँ पर उसके साथ में कोई भी शोषण ना हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या इनकी वर्किंग कंडीशंस के अंदर डिफरेंस होता है, क्या इनके वेजेस में डिफरेंस होता है, ये आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आता है मनी एंड क्रेडिट। अब देखो मनी एंड क्रेडिट बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें एक MCQ और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो इस बार इसका वेटेज यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं तो क्या होता था 2 MCQ, 2 शॉर्ट आंसर, 1 शॉर्ट आंसर, लेकिन सीधा ही अगर लॉन्ग आंसर पूछा है तो इसमें आपको फोकस रखना होगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती हैं, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, या फिर आप क्रेडिट उसे बोलिए कि उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कौन सा लोन लेना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी जैसे कि SGH क्या होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि SGH की यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट आता है कोलेट्रल क्या होता है। फिर इसके बाद में डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द अनफॉर्मल सेक्टर, की अनफॉर्मल सेक्टर से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं कर्जा लेने के। नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इसके अंदर आपको मेनली 4 सब टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। सबसे पहला तो है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, और लास्ट में आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सब 4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है। इसमें मैंने ज़्यादा सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करा है क्योंकि इसमें पूरा ही चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको कंप्लीटली इसमें रीड करने की जरूरत है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आपको एक सीक्रेट कोड बताता हूँ, जो कि आप लोग कमेंट करोगे, आप देखना कि आपका एक यूनिक कमेंट दिखेगा और बाकी के सारे दिखेंगे क्या, और ये आपके और मेरे बीच का सीक्रेट है। जल्दी से आप लोग एक कोड लिख दीजिएगा, वो लिख दीजिएगा, मैं एक कोड देता हूँ 1907, ठीक है। ये एक हमारा सीक्रेट कोड रहेगा, ये आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना है तो आप यहाँ पर रेंशो के फ्लैश कार्ड्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर नहीं किया तो शेयर करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।